अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब आरिफ। एफिड्रेन कोटा केस जिसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी को इंसदादी मनशियात की खुसूसी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया है और उनकी रिहाई का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। याद रहे कि उन्हें इलेक्शन से 2 रोज कबल और पनामा लीक्स के फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल किया गया था। दूसरी खबर ये कि इलेक्शंस 2019 का आगाज हो चुका है आज भारत में, और नरेंद्र मोदी जिन्हें इत्तेहादियों का वोट बैंक तो हासिल है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए अब तक बहुत सारे हरबे और बहुत सारे दावपेच इस्तेमाल कर चुके हैं। अब उनकी सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो मई में ही पता चल पाएगा। तो तीसरी तरफ हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे थर के मफलूकुल हाल शहरियों का अहवाल कि जिन्हें कल गुज़िश्ता रोज़ एक खुशखबरी मिली है। वो खुशखबरी क्या है, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम उस पर बात करेंगे। तो इन अहम टॉपिक्स पर बात करने के बाद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब आमिर ज़िया साहब। वेलकम टू द शो। सीनियर तज्ज़ियाकार मुशर्रफ ज़ैदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी कुछ अहम टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार हुमा बाक़ाई साहिबा भी प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं। तो प्रोग्राम की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एफिड्रेन केस में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की सज़ा मुअत्तल कर दी है और उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। इससे पहले हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम भी ECL से निकाल दिया था, जबकि हमजा शहबाज की हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली गई। अब इन तमाम फैसलों के बाद नून लीग पर दबाव में बहुत कमी तो आई है, लेकिन बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक इससे एहतसाब का अमल कमजोर होगा और इस फैसले के बाद हुकूमत की मुश्किलात में किसी हद तक इजाफा भी होता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हनीफ अब्बासी की जो रिहाई है उसके बाद एहतसाब के अमल पर एक सवालिया निशान लगेगा, हाँ या नहीं? तो सबसे पहले कानूनी राय बैरिस्टर साहब। देखिए ज़रियाब, ये इशू ये है कि हनीफ अब्बासी साहब को 426, 497(2) के तहत उनकी सज़ा सस्पेंड हुई है। अब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1908 से चल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एक नई चीज़ है, वकीलों के लिए ये चीज़ नई नहीं है। इसमें इशू ये होता है कि आपको पता है कि इस मुल्क में मिस कैरेज ऑफ जस्टिस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। होता ये है कि आपने एज ए डिफेंस आपने ये साबित करना होता है कि प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो कमज़ोर है। तो इस वक्त अगर मुझे 5 साल के बाद अगर आपने बरी कर देना है तो 5 साल तक जो मैं जेल के अंदर पड़ा हुआ हूँ इसका मतलब डैमेजेस मुझे कौन देगा? तो ये 426 का मकसद ये है कि जब आप एज ए डिफेंस लॉयर आप ये बात एक साबित कर दें कि प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर है और इवेंचुअली ऑन द बेसिस ऑफ देयर केस मुझे कन्विक्शन नहीं होगी। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि ये ज़मानत पे रिहाई है, ठीक है, इसका उसकी कन्विक्शन या केस पे कोई असर नहीं पड़ रहा। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसमें एक सवाल तो ये उठता है कि नैब जब इतना शोर ववेला डालने के बाद केस एक बनाता है तो जब अदालत में पेश करते, देखें इशू क्या हो रहा है। मेरा एज ए लॉयर, वेरी हम्बल लॉयर, बहुत छोटा सा वकील हूँ मैं ये समझता हूँ कि नैब एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो चीज़ मीडिया पे आ जाती है, वो रेफरेंस की सूरत में किस हद तक। देखें एट द एंड ऑफ द डे आपने कोई भी एलिगेशन किसी बंदे पे लगानी है तो वो एलिगेशन जब पेश होगी और अदालत में वो चीज़ साबित होगी तो उस बंदे को कन्विक्शन होगी। प्रोसीजर कोड आपके इशू से पहले का इंटैक्ट है। अब यहाँ यही हो रहा है कि नैब पहले तो ववेला बहुत डालता है, इंक्वायरी स्टेज पे बहुत ववेला डालता है, इन्वेस्टिगेशन पे ववेला डालता है, अरेस्ट पे उसमें अदालत में पेश कर देता है, लेकिन उनका केस इतना कमज़ोर होता है कि जब अदालत उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चेक कर रही होती है तो आपको ये लग रहा होता है कि ये इसकी कन्विक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जब आप ये साबित कर सके अदालत के सामने एज ए डिफेंस कि जनाब प्रोसिक्यूशन का केस इतना कमज़ोर है कि इवेंचुअली ये प्रोसिक्यूशन
इस चीज को साबित नहीं कर सकेगी। और आपकी राय क्या है? लीगल प्रोसीजर तो एक तरफ, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एहतसाब का अमल इससे कमजोर होगा? देखें, अगर ये कमजोर होगा भी तो इसमें सारे का सारा कसूर नैब का है। अगर उन्होंने किसी बंदे पे हाथ डालना है, किसी बंदे को उसको इंडाइटमेंट करनी है, उसकी चार्जशीट करना है, तो उन्होंने इन चीज का इदराक, आज जिस तरह अभी खबर चल रही है कि दे आर गोइंग टू हायर पीपल फ्रॉम द प्राइवेट साइड, तो उसकी वजह ये हो रही है कि पहले वावेला बोर्ड डाल दिया जाता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन कमजोर होने की वजह से 426 497 की वजह से उनकी सजा सस्पेंड हो जाती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं समझता हूँ कि ये नून लीग के लिए जो फैसला हुआ है बहुत बड़ी एक मस्बत पेशरफ्त है, और यके बाद दीगरे आप देख रहे हैं कि इनके पास जो है इस तरह के फैसले आ रहे हैं आला अदलिया की तरफ से कि जहाँ पर नून लीग के रहनुमाओं को रिलीफ मिल रहा है। तो यकीनन अगर मुस्लिम लीग के लिए बाइस इत्मीनान ये बात है तो दूसरी तरफ हुकूमत के लिए बहुत ही बाइस तशवीश ये बात होनी चाहिए, और है भी, कि जो कुछ उनका एहतसाब का जो मेन पिलर है उनकी पॉलिसी का आज जो है वो हिलता हुआ डावाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। तो जहाँ हुकूमत की परेशानी बढ़ी, फिर उसके साथ साथ जो एहतसाब का अमल है, जो कि आपका सवाल है कि वाकई क्या उससे सवालिया निशान बनता है, उसके ऊपर बिल्कुल बनता है सवालिया निशान, इसलिए कि हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि इस सिस्टम की जो हमारी खराबी है वो इस चीज़ को बिल्कुल यहाँ कर देती है कि हमारा डिफेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन हमारा कमज़ोर है, हमारी इन्वेस्टिगेशंस कमज़ोर हैं। हम बहुत ही ज़ोरों शोर के साथ एक केस को लेकर जाते हैं, मीडिया में उस पर बहुत ज़्यादा वावेला मचाया जाता है, लेकिन उन केसेस को क्लोजर पे नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता? उसमें इनकी कैपेसिटी के इशूज़ आ जाते हैं, उसमें इनकी सलाहियतों के इशू आ जाते हैं, और फिर जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं उन पर भी एक सवालिया निशान है कि किस तरह के वो फैसले तहरीर करती हैं। तो मेरे ख्याल में इस पूरे उससे जो है हमारा जो सिस्टम है वो एक्सपोज होता है, और सिस्टम के एक्सपोज होने के साथ साथ जो अवाम है उनका इस निज़ाम के ऊपर से मेरे ख्याल में जो इत्मीनान है वो कायम नहीं होता, बल्कि उसके वो बिल्कुल हिल के रह जाता है कि जनाब जब इतने ज़ोरों शोर से आप केसेस चलाते हैं, या तुम ये तय कर लें कि इस मुल्क में कभी करप्शन नहीं हुई और कोई आदमी जो है जिस पे इल्ज़ाम लगता है वो बेगुनाह होता है, तो या तुम ये तस्लीम कर लें कि जितने इल्ज़ाम आते हैं झूठे हैं, लेकिन अगर उसमें ज़रा कहते हैं रत्ती बराबर भी सच्चाई है तो इसका मतलब है कि फिर हमारा जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस है, प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन है, वो बहुत ही कमज़ोर है। जी ठीक है मिर्जा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तरफ आमिर भाई ने फरमाया और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर हमने इसी तरह चीज़ें देखनी हैं तो फिर हम ये फैसला कर लें कि आज तक पाकिस्तान में वाकई कभी करप्शन नहीं हुई, और इस तरह बस ये थोड़ी बहुत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कभी थोड़ी कभी बहुत ज़्यादा जो है वो होती रहती है, तो ये हो गई विक्टिमाइजेशन। असल मकसद तो पिंडी जितवाना था, वो जितवा दिया ताकि मतलब पिंडी वालों को भी तो नर्वसनेस ना हो। अच्छा हो गया ना कि पिंडी वाले जितनी सीटें थी ज़्यादातर जो हैं वो जो है पिंडी वालों के पास ही जो है वो गई, तो अच्छा हो गया। लेकिन अब वो हो गया तो अब बेचारे हनीफ अब्बासी को छोड़ देते। एक ये नजरिया है, लेकिन इसका एक बिल्कुल बरक्स भी नजरिया है कि हम ये फैसला कर लेते हैं, हम ये फैसला कर लेते हैं। मेरा ख्याल है आमिर भाई आप समझ गए थे मैं पिंडी वालों से मेरी क्या मुराद है। पिंडी की रहायशी समझता हूं, मैं तो जो आप कह रहे हैं वही समझ रहा हूं। माशाल्लाह, नहीं माशाल्लाह आप बहुत समझते हैं और मुझसे बेहतर समझते हैं सब चीज़ों को। देखिए, दूसरा इसके बरक्स जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि जो कोई भी हमें अच्छा नहीं लगता वो करप्ट है, और जब भी नैब या कोई और ख़ास तौर पे टीवी पे हम जैसे लोग या आप जैसे ज़रियाब एंकर्स जो हैं एक दफ़ा वो गुस्से से किसी का नाम लेके और उस पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम, उनके पास कोई व्हाट्सएप आई हुई हो या कोई जो है वो फोटो कॉपी 2-3 पेजेस की आई हुई हो, जैसे ही वो शो करे तो ठक करके बिल्कुल 100% ये करप्ट है, और इनको अगर हमने फांसी पे नहीं लटकाया उधर स्वात में खुद ही चौक पे, तो हम सब झूठे और रूल ऑफ लॉ के बारे में बात जो भी करेगा वो करप्ट है और वो लिफाफा लेता है इन्हीं करप्ट लोगों से, और बस ये पूरा माशरा जो है वो जल के राख हो गया है करप्शन की वजह से। तो ये दो जो है अमल कमजोर हो रहा है, हाँ या नहीं मुशर्रफ साहब? कमजोर हो रहा है या नहीं? नहीं, कमजोर तो ये बहुत पहले से था और अभी भी है और आगे रहेगा, क्योंकि जो हम डिबेट कर रहे हैं उसका ना तो रूल ऑफ लॉ से कोई ताल्लुक है ना एंटी करप्शन से ताल्लुक है। जो हम डिबेट कर रहे हैं वो ये कि मुझे कौन अच्छा लगता है। ठीक है मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आपकी राय आगे, मुझे जनरल साहब की तरफ बढ़ना है। जनरल साहब, आप किस राय का इजहार करेंगे? जी देखिए, मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है
अगर ये और यकीनन हो रहा है, आइन के दायरे में रह के हो रहा है, मुल्क की कवानीन में हो रहा है, मुल्क की अदालतें सजाएं भी दे रही हैं, मुल्क की अदालतें ही रिलीफ भी दे रही हैं, हर आदमी को इंसाफ के हर दरवाजे पे दस्तक देने का मौका मिल रहा है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंसाफ हो रहा है, इसी मुल्क में ज़िंदा रहना है, इसी मुल्क के कवानीन पे अमल दरामद होना है, इसी मुल्क की अदालतों ने फैसले देने हैं, उन्होंने ही सज़ाएँ भी देने हैं, उन्होंने ही मुआफ़ियाँ या बर्रियत का ऐलान भी इन्हीं अदालतों ने करना है। आई थिंक एज अ नेशन वी नीड टू ग्रो अप। हमें ये तासुर कायम करने में मेरे ख्याल में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि आइन कमज़ोर हो रहा है या कानून कमज़ोर हो रहा है या अदलिया कमज़ोर हो रहा है, या हाँ सिर्फ एक हो रहा है कि मीडिया के ऊपर जब ये केसेस डिस्कस किए जाते हैं, मीडिया ट्रायल होता है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन, आम व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं और वो समझते हैं कि ये शख्स मुजरिम है और इसको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता तमाम व्यूअर्स भी ग्रो अप करेंगे, ग्रो आउट करेंगे, और फिर एक स्टेज आएगी जब हम सब लोगों को मीडिया पर, अदालतों पर और मुल्क के कानून पे ज़्यादा एतमाद बढ़ता जाएगा। मैं समझता हूँ कानून भी कमज़ोर नहीं हो रहा, तासुर भी गलत नहीं हो रहा, और जो अदालतें कर रही हैं वो भी दुरुस्त कर रही हैं। हमें इसी के साथ जिंदा रहना है और इसी मुल्क में रहना है। ठीक है, ठीक है। हुमा साहिबा, देखिए जी, मैं कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन परसेप्शन इज़ ऑलवेज मच बिगर देन रियलिटी। और ये जो आज ज़मानत पे हनीफ अब्बासी साहब रिहा हुए हैं, आप इमेजिन तो कीजिए कि इसको PMLN किस तरह शोकेस करने वाली है, और फिर PMLN इससे लपेटेगी अपने तमाम पिछले केसेस और तमाम आने वाले केसेस भी। तो बात ये नहीं है कि, ये बात भी सही है कि किसी को गलत सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये बात भी सही है कि लोअर कोर्ट्स कमज़ोर हैं, ये बात भी सही है कि ज़ाहिर है अगर इनफ एविडेंस नहीं है तो आप एक आदमी को कितने दिन जेल में रखेंगे, और वो भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है और उसकी भी कॉस्ट है जिसकी ज़िम्मेदार रियासत होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मसला ये है कि हमारे यहाँ परसेप्शन ये है कि हमारे यहाँ जो क़वानीन हैं वो पॉलिटिकल परसिक्यूशन के लिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और फिर जब ज़्यादा प्रोबिंग होती है तो वो लोग उससे बाहर निकल आते हैं। तो हम भुट्टो के जुडिशल मर्डर से आज इस नैब की करप्शन परसिक्यूशन पे खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे कोई बदलाव नहीं नज़र आता ना, क्योंकि जो लोग भुट्टो के टांगने पर, भुट्टो साहब को हैंग करने पे मिठाइयाँ बांटते थे, वो लोग आज भुट्टो साहब की मिसालें देते हैं अपने आप को वैलिडेट करने के लिए, और जुडिशल सिस्टम तो फिर वहीं खड़ा है। तो आप कैसे एब्जॉल्व कर सकते हैं हमारे कोर्ट्स को, हमारे सिस्टम को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को, जहां तवातुर के साथ ये होता है, और फिर मैं और आप टीवी पर बैठकर खड़े होकर ये कहते हैं कि जी गलत हो रहा है या सही हो रहा है। देखिए अब इस चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करेगी PMLN। और अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो एक तरफ, हम अभी ये बात करें कि इससे एहतसाब का अमल जो बाकी जमातों के लिए भी जारी और सारी है, वो आपको किसी हद तक कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एहतसाब का अमल, नैब की परसिक्यूशन, ये पकड़ धकड़, इसमें से आप कभी भी सियासत सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। जो बेचारा कोई आम आदमी पकड़ा जाता है उसके तो किस्सा कहानी आप टीवी पे बैठ के नहीं करते ना। जब कोई हाई प्रोफाइल टारगेट होता है, फिर बातचीत होती है, उससे परसेप्शन बिल्ड होता है, और वहां नजर आता है कि हमारी अदलिया जो है वो बहुत दफा बैकफुट पर। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे हमारे 3 एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हाँ किसी हद तक ये जो सिस्टम है एहतसाब का वो किसी हद तक कमजोर होगा, लेकिन 2 की राय है कि ऐसा नहीं। हनीफ अब्बासी साहब, क्योंकि आखिरी बात करना चाहूंगा इसमें, इशू एक और ये भी चल रहा है कि नैब इंक्वायरी स्टेज की सारी इंफॉर्मेशन मीडिया के साथ क्यों शेयर करती है, जिसकी वजह से एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है। अब वो नैब तो अकाउंटेबल कोर्ट में जाके होती है ना, तो मीडिया पे तो होती नहीं है। हनीफ अब्बासी साहब के हवाले से बात करें, काफी जोशीले कारकुन रहे हैं, बड़े जोशीले रहनुमा रहे हैं, तो अब उनकी रिहाई के बाद क्या नून लीग का अंदाज़े सियासत जारहाना हो जाएगा, हाँ या नहीं? आमिर ज़िया साहब, जरा आप बैरिस्टर साहब की बात का भी जवाब दे दें और मेरे सवाल का भी। देखिए, हुमा बकाई ने बिल्कुल सही कहा था कि मुस्लिम लीग किस तरह से इस चीज़ को इस्तेमाल करेगी, और जाहिर है कि उनके हाथ में एक बहुत बड़ा एक वो आ गया, इशू आ गया है कि एक तो जो भी उनके रहनुमाओं के हक में तवातुर के साथ आप देखें कि हक में फैसले आ रहे हैं, तो उनके लिए मजबूत पेशरफ, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था। और चाहे अब लोग जाहिरानापन ये समझते हैं कि एकदम कोई कल को सड़कों पर आ जाएंगे, नहीं, लेकिन एक तो उनका जो नैरेटिव है, जो उनका बयानिया है, वो बहुत मजबूती के साथ पेश कर सकेंगे। एहतसाब के अमल पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठाए जाएंगे। अब जो करप्ट इंसान भी जो
ہے اس کے اوپر اگر احتساب کا کہتے ہیں نا کہ اس میں اس کے ایمبٹ میں آتا ہے, اس کے دائرے کار میں آتا ہے, وہ بھی جو ہے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا کہ جناب اس طرح کے جو کمزور فیصلے, تحقیقات ہوئیں یا پروسیکیوشن وہ تھا یا فیصلہ غلط لکھا گیا, تو یہ تمام جو ہے بینیفٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے خلاف احتساب ہونا چاہیے. اچھا, دوسری طرف ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جو حزب اختلاف کی دیگر قوتیں ہیں, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی احتساب کی زد پر ہے, اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنا کہتے ہیں نا تھوڑا بہت وزن ڈال رہے ہیں کہ اسی طرح سے حزب اختلاف جو یونائٹ ہو سکے, ایک دوسرے کے قریب آ سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی, اور حکومت پہ دباؤ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بڑھے گا. کہ اب کوشچن یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ پش کر سکے گی اپنے احتساب کے ایجنڈے کو کس حد تک کر سکے گی, اور اس کے ساتھ اس کے خلاف جو مزاحمت ہے اس پہ بھی ڈیبیٹ کر لیں گے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مشرف زیدی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں؟ مجھے لگتا ہے کہ جب تک نواز شریف, مریم نواز کا سوال جو ہے ان کی فریڈم کا, ان کی کنوکشن کا, ان کی فریڈم ٹو انگیج ان پالیٹکس کا سوال جب تک کھڑا ہے, تب تک جارحانہ انداز جو ہے وہ بیٹھا ہے. جارحانہ انداز یا تو تب ہوگا جب کوئی امید نہیں رہے گی کہ کسی طرح سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے سسٹم کے درمیان اور نواز شریف اور ان کی فیملی کے درمیان, یا جارحانہ تب ہوں گے جب ایک گرین لائٹ مل جائے کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ تھا, ایک بہت اچھا, بہت دلکش ایکسپیریمنٹ جس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت ایکسائٹڈ تھے, اس ایکسائٹمنٹ کا ایک آہستہ آہستہ سے مطلب اس ایکسائٹمنٹ میں اب جو ہے جتنے بھی 70 سال سے بڑے عمر کے ایکسپرٹس ہیں وہ سارے لے کے آ چکے ہیں گورنمنٹ میں, اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہو پا رہا, تو پھر گرین لائٹ مل جائے گی. ٹھیک ہے, بٹ ان شارٹ آنے والے دن آپ کو گرما گرم سیاست کے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے مشرف زیدی صاحب. بیرسٹر صاحب, آپ کس طرح سے سچویشن کو آئیڈیلائز کریں گے؟ دیکھیں, میں تو جیسا میں نے پہلے بات کی کہ نیب کے انسٹیٹیوشن کو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے انوالو کرنے کے بعد یا گورنمنٹ کے ایجنڈا کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نیب استعمال ہو رہا ہے, تو یہ تو دیٹ از دی اینڈ آف دا انسٹیٹیوشن, یہ تو ختم ہو گیا. میں اس میں اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن کے ساتھ ساتھ لیگل امپلیکیشن کی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہی از ڈسچارج آن بیل, بیل پہ وہ نکلے ہیں, ابھی یہ کنکلوژن نہیں آیا. میں جنرل صاحب کی بات کی اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں, اگر میرے خلاف کوئی کیس بن رہا ہے, پروسیکیوشن بن رہی ہے, گورنمنٹ بنا رہی ہے یا کوئی انسٹیٹیوشن بنا رہا ہے, تو یہ آپ کو بات ایڈمٹ کرنی پڑے گی کہ وہ جو کیس تھا اس نے عدالت میں جا کے ثابت ہونا ہے, اور عدالت میں ایک قانون ہے جس کے تحت اس نے ثابت ہونا ہے. اگر وہ کیس عدالت کے مرجروا قانون کے مطابق ثابت نہیں ہوتا اور اس بندے کو ریلیف مل جاتا ہے, تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ لوگوں کے لیے عدالتیں جو بنائی گئی ہیں, جیسی بھی بنائی گئی ہیں, ہمیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے. نیب کے انسٹیٹیوشن کو اگر ہم یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے ایجنڈا کو آگے لے کے چل رہا ہے, تو پھر تو یہ ساری کہانی ختم ہے نا. سیاستدان تو ایک دن اور ایک لمحے کو بھی اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے. میرا سوال یہی ہے کہ کیا حنیف عباسی کی یہ عبوری ضمانت سے سمجھیں یا کچھ بھی جسے آپ جس طریقے سے ڈسکرائب کر رہے ہیں, اس کے بعد نون لیگ کا جو انداز سیاست ہے وہ جارحانہ ہوگا؟ بس اس پہ مجھے اپنا پوائنٹ دے دیجئے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے جہاں تک سیاست کا چیپٹر کا تعلق ہے, اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ریلیف مل گیا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ نون لیگ کو یہ امپریشن ملا ہے کہ ان کو بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے. ہی ہیز بین, مطلب وہ بیل پہ باہر نکلے ہیں اور ابھی ان کو بہت سارے چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ اس ایک بیل کی وجہ سے ان کے سیاست پہ بہت بڑا اثر پڑے گا اور وہ کل جارحانہ طریقے سے سیاست کریں. ہما صاحبہ ذرا پلیز مختصر رکھیے گا تاکہ میں جلیل صاحب کی طرف بھی بڑھ سکوں. بہت مختصر. آپ کا, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو تھوڑی سہولت آ رہی ہے پی ایم ایل این کے لیے, اس وقت شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں, حمزہ شریف صاحب ایکسٹینڈڈ بیل پر ہیں, اور حنیف عباسی صاحب بھی بیل پر باہر ہیں. میرا خیال ہے اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ آپ کو اپوزیشن یونائٹ ہوتی ہوئی نظر آئے, آپ کو پی ایم ایل این علیحدہ کھڑی ہوئی نظر آئی. اچھا, اوکے ہما صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جنرل صاحب. جی دیکھیے, سیاستدانوں کا سیاست کا انداز یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈیسیجنز کو کنٹروورشل بنانا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. جیسے ابھی ہما صاحبہ نے کہا, ذوالفقار علی بھٹو کی ایگزیکیوشن سے لے کے آج تک جتنے ڈیسیجن آئے ہیں, کبھی ان کورٹس کو کینگرو کورٹس کہا گیا,
कभी यहाँ पे बुग़्ज़ से भरे हुए जजेस बैठे थे, कभी बहुत अच्छे जजेस थे। जब जहांगीर तरीन को और इनको सजाएं हुई तो बहुत अच्छे जजेस थे। और इसको हम कंफ्यूज ना करें, इनकी जो सज़ा है अब्बासी साहब की, ये नारकोटिक्स की कोर्ट से हुई है और अब इनको रिलीफ हाई कोर्ट ने दी है और बिल्कुल दुरुस्त दी है कि उनको अगर फैसला, हतमी फैसला आने तक जमानत ली गई है ना, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की जमानत हुई है, जी जी जी, तो अगर काबिल जमानत ऑफेंस है तो जमानत होने में कोई हर्ज नहीं। सिर्फ इतना है कि इस तरह के बाकी तमाम दिल के मरीज और वो तमाम लोग जिनकी अदालतों अभी तक अपील पेंडिंग है सीनियर अदालतों में, अगर उनको भी ये रिलीफ दे दी जाए तो अदालतों का वकार भी बढ़ेगा और लोगों का इंसाफ के निज़ाम पर एतमाद भी बढ़ेगा। अभी लग रहा है कि उमरा के लिए तो सहूलतें हैं लेकिन एक आम छोटे कैदी के लिए सहूलत नहीं है। तो सियासतदान तो सियासत करेंगे, कैश कर लें जो कर सकता है। ठीक है, तो इस पे ऑप्शन क्या लेंगे जनरल साहब, मुझे बता दीजिए, फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। मेरे ख्याल में कोई खास फायदा नहीं होगा मुस्लिम लीग नून को इस जमानत से। ठीक है, तो हमारे तीन एनालिस्ट ये समझते हैं कि इस जमानत के बाद मुस्लिम लीग नून को कोई सियासी अफाका खासा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो एनालिस्ट का ये कहना है कि हाँ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चलें शायद अब नून लीग ये कह दे कि जो अदालतें हैं वो सियासत से पाक हो चुकी हैं और अदालतें आज़ाद हो चुकी हैं। मुझे लेनी ब्रेक, स्टे विद अस। भारत की लोकसभा के इंतखाबात पहला मरहला आज से शुरू हो चुका है। 20 रियासतों में ये इंतखाबात हो रहे हैं पहले मरहले में, जिसमें 91 हलकों में लोग हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इंतखाबात के नताइज पूरे खित्ते के लिए अहम हैं और इसलिए भी कि तज्ज़ियाकारों, सिफारतकारों और मुख्तलिफ हुकूमतों की नज़रें इन पर जमी हुई हैं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे के आमने सामने हैं और ऐसे में मकबूजा कश्मीर में हड़ताल है और इंतखाबात का बायकॉट वहां पर किया जा चुका है। ताहम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा जेलों में कैद हैं और अवाम सड़कों पर हैं। क्या इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की जीत यकीनी है? हाँ, सबसे पहले हुमा बकाई साहबा, मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूंगी। मेरे ख्याल है नरेंद्र मोदी अभी भी स्ट्रॉन्ग है और इसकी ये वजह नहीं है कि अवाम उनके साथ है या नहीं है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कॉर्पोरेट इंडिया उनके पीछे खड़ा है। जो इलीट इंडिया है, जो इस वक्त इंडिया में जो ग्रोथ है, जिससे वो पैसा बना रहा है, वो जो सेंटर्स ऑफ पावर हैं वो मोदी के साथ खड़े। और इस बात की अक्कास है मोदी की जो इलेक्शन फंडिंग हुई है, क्योंकि अगर हम डाइसेक्ट करें मोदी की सपोर्ट को तो एक्चुअली सिर्फ 37% वोट पड़ा था उन इलेक्शंस में भी उन्हें, जहां कहा जा रहा है कि उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मोदी अभी भी मोदी साहब जमात पावर में आएगी। दो बातें जिस पर अहम सवाल है, पहली बात ये कि क्या वो उतनी ही सीटें ले पाएंगे और उससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये है कि क्या वो PM कैंडिडेट होंगे। ठीक है हुमा साहिबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे। जनरल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इलेक्शंस को? देखें जी, सब कॉन्टिनेंट में इंतखाबात के रिज़ल्ट को प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल ही होता है, लेकिन हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन बड़ा फ़ाल है, बड़ा इंडिपेंडेंट है और वो उसके कंडक्ट को तो यकीनी बनाते हैं और अच्छा रिज़ल्ट हमेशा आता है, गैर मुतनाज़। लेकिन अगर देखा जाए कि जमहूरियत में इस वक्त वो हिंदू वोटर को तो, राइट विंग वोटर को तो वो मुतासर कर पाए हैं या किसी वजह से उनको तो मोबिलाइज कर सके हैं, जो मेजॉरिटी नहीं है, हिंदू मेजॉरिटी मुल्क नहीं है इंडिया, उसमें अगर बाकी कौमियतों को और मज़ाहिब को शामिल किया जाए तो फिर वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। मेरे ख्याल में सिखों, मुसलमानों, दलित और तामिल्स और बाकी क्रिश्चियंस के साथ इस हुकूमत के दौरान कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ और जो इंटेलिजेंट वोटर है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो समझते हैं कि सेकुलरिज्म का जो एक फसाड था वो बिल्कुल धड़ाम से गिर गया है और अब हिंदुस्तान एक तशद्दुद पसंद हिंदू रियासत बनती जा रही है, जो एक अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए नहीं है। तो मैं समझता हूँ इट इज़ 50-50 और बहुत मुश्किल होगा कि वो बड़ी विक्ट्री हासिल करके हुकूमत बना सकें। हाँ, कोalition के साथ कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस के पास एंटी मोदी मवाद बहुत ज़्यादा है और उनका रिजल्ट भी पहले से बहुत अच्छा है। ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आमिर जिया साहब, आपको क्या लगता है कि आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे?
देखिए मोदी साहब जो हैं उनकी सियासत हमेशा मतलब नफरत पे फूली फली है वो, और उसको उन्होंने बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। जहाँ पर एक मोहब्बत गैल्वेनाइजिंग फोर्स होता है, लोगों को जोड़ता है, उसी तरह नफरत भी बाज़ औक़ात जो होता है वो लोगों को एक जगह पे एक झंडे तले जमा करता है। तो उन्होंने बड़ी इफेक्टिवली हिंदू जो कौम परस्ती, इंतहा पसंद हिंदू कौम परस्ती के कार्ड को खेला है। और आप ये देखें कि उसमें सिर्फ जहाँ पे हुमा ने सही कहा कि कॉर्पोरेट इंडिया उनके साथ है और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, लेकिन जो हिंदू अवाम की अक्सरियत है वो भी उनके साथ है। और यहाँ पे मैं ज़रा सा इसको करेक्ट करूँ कि भारत में 80% जो है वो हिंदुओं की तादाद है, और उसमें डेलिट्स भी शामिल होंगे, लेकिन ओवरऑल जो एक ओवरवेलमिंग उनका बॉडी मास है वो वही है। तो उसको उन्होंने कैश किया, और उसको उन्होंने ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को ख़तरे के तौर पर दिखाते हैं, मुसलमानों को बतौर ख़तरे के लिए दिखाते हैं, क्रिश्चियंस के खिलाफ उनकी एक पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन तमाम कार्ड्स को उन्होंने मलगूबा बना के फिर वो इंडिया, वो जो ट्रंप ने किया है कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट, तो ये शाइनिंग इंडिया की कभी बात होती है, कभी मेड इन इंडिया की बात होती है, तो वो उस नेशनलिस्ट फर्वर को भी बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया है मोदी साहब ने। तो जो एक स्ट्रॉन्ग मैन की ज़रूरत जो इंडिया समझता है कि उसका इतना बड़ा हजम है, और वो अपने इन्फ्लुएंस को और अपनी बालादस्ती को कायम करने के लिए जिस तरह को उसे एक मजबूत रहनुमा चाहिए, वो उनको मोदी की शक्ल में नजर आता है। राहुल गांधी जो हैं वो बदकिस्मती से उस तरह के लीडर के तौर पे नहीं उभरते, क्योंकि कांग्रेस भी जो है वो हिंदू सेंटिमेंट को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल है, और ज़ाहिर है कि बीजेपी सियासत में ओरिजिनल है। तो उस तरह से वो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्लेस किया है, तो आपको उनकी अक्सरियत हो सकता है कम हो जाए, नजर आ रही है। बिल्कुल उनकी हो सकता है कि अक्सरियत उतना ना मिले जो लास्ट इलेक्शन में थी, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी साहब दोबारा हुकूमत बना लेंगे और इमरान खान साहब की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ठीक है, मुशर्रफ ज़ैदी साहब। देखिए मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो होल्ड है इंडियन पॉलिटिक्स पे वो बड़ा तगड़ा और बड़ा देरपा है, और उसकी वजह यह है कि मिड 1980s से लेकर अब तक एक कल्चरल नैरेटिव जो है वो तैयार किया गया है हिंदुस्तान में, और उस कल्चरल नैरेटिव की जड़ें जो हैं वो तो 150-200 साल पुरानी थी, लेकिन उसमें जो पायदारी और जो उसमें एंड्योरेंस पेश आया गया जब महाभारता और रामायण जैसे जो एपिक्स थे वो दूरदर्शन पे शाये किए गए, और उसके बाद आप देखते हैं कि मिड 90s में बीजेपी जो है वो एक वायबल पॉलिटिकल एंटिटी बनती है, फिर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है तश्कील देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी, और जो पुरानी एक ओल्ड जनरेशन थी बीजेपी की, उसकी बुनियादी उस स्ट्रेंथ की जो वजह थी वो अयोध्या था, और जो बाबरी मस्जिद पे जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया अपने राम मंदिर के चक्कर में, ये नैरेटिव सिर्फ मुसलमानों से नफ़रत की बिना पर नहीं बल्कि इसकी ज़्यादा गहराई है। ये नैरेटिव एक्चुअली ये है कि बाहर से लोगों ने आके एक हिंदू रिपब्लिक, एक हिंदू माशरे के ऊपर जो है जारहियत के थ्रू कब्ज़ा किया, और जो पूरा उनका कल्चर था उसको एक तरह से, ये उनकी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको कंटेमिनेट किया। अब ये एक ऐसा कल्चरल नैरेटिव है जिसका दीगर इलाकों में तो बिल्कुल कोई नहीं पूछता। फॉर एग्जांपल जो साउथ इंडिया है उसमें इसकी जो कशिश है वो कम है, लेकिन आप देखेंगे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर खेल लिए ना मोदी ने, बकौल आपके सारे कार्ड तो खेल गए नरेंद्र मोदी, लेकिन इसके बावजूद आप समझ रहे हैं कि हाँ उनकी फतह यकीनी है? नहीं, यकीनी तो सिर्फ अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इवन ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन जो शायद लोएस्ट पॉइंट था मोदी सरकार का, उस दौरान भी 84% अप्रूवल रेटिंग्स थी। एक बड़ी तादाद सिखों की, क्रिश्चियंस की और हिंदुओं की अक्सरियत जो है हिंदुस्तान में, वो ट्रस्ट करते हैं इस नैरेटिव में। वो ये ज़रूर समझते होंगे कि मोदी साहब ने गलतियां की, उनका उस तरह भरपूर यकीन नहीं होगा उनकी लीडरशिप में, जो शायद 5 साल पहले था, लेकिन वो फिर भी वोट उन्हीं को देंगे। बैरिस्टर साहब देखिए, बिल्कुल मैं फर्दर टू मुशर्रफ ये बात सही कह रहे हैं कि 5000 साल की तारीख में पहली बार उनको ये एहसास हुआ है, उनको ये बावर कराया गया है कि ये भारत अखंड है और हमारे लोगों को अब अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी है, और ये हिंदुस्तान है, और इसको नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे तरीके से खेला है, और इस खेलने की वजह से उसके चांसेस बहुत बेहतर हो गए हैं। दूसरी बात ये भी है, जैसे हर बंदे ने बात की कि कॉर्पोरेट इंडिया उसके साथ है, उसके साथ फौज भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, साथ साथ उसके साथ
कोर्ट भी है, नरेंद्र मोदी के साथ भारत की अदालत भी शामिल है कि वो कोई भी ऐसा इशू आता है जिसमें उसके बारे में कोई कदगन लगाई जा सकती है, उसको बड़ा कन्वीनियंटली वो आगे फॉरगो कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इनको ये इंप्रेशन इस दफा नरेंद्र मोदी ने लोगों को डाल दिया है कि ये हिंदुस्तान है, हमने यहाँ हिंदुओं की मेजोरिटी के साथ जिंदगी गुजारनी है और हमारे साथ बहुत अरसा तक, हजारों साल तक हमारे साथ जुल्म होता रहा है और हमारा ये हिंदुस्तान पहली बार, अब भी कॉर्पोरेट इंडिया भी पहली बार बिलीव कर रहा है, कॉर्पोरेट इंडिया पहली बार बिलीव, फार्मास्यूटिकल्स में बिलीव कर रहा है कि वी आर हिंदुस्तानीज और हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है और अब हम हर यूरोप को टेक अप करेंगे इस वजह से कि वी आर हिंदुस्तानीज और हिंदुइज्म हमारा मजहब है और हमने इसको आगे लेके चलना है। तो जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी के मेरे ख्याल में ज्यादा चांसेस हैं दैट ही इज गोइंग टू रीगेन हिज पावर अगेन। तो ट्रंप की सियासत से किसी हद तक मुतासिर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने सारे कार्ड्स प्ले कर चुके हैं और हिंदुत्व को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और इस तमाम तो सूरत हाल को देखते हुए हमारे 4 एनालिस्ट कह रहे हैं कि हाँ, किसी हद तक मुमकिन है कि मोदी ये इलेक्शन जीत सकते हैं, भारी अक्सरियत से नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जनरल साहब का कहना है कि नहीं, उन्हें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लेने एक ब्रेक, स्टे विद अस। एक अरसे के बाद ही सही, लेकिन थरपारकर के लोगों को खुशखबरी मिल ही गई। थरपारकर में कोयले से चलने वाले बिजली के घर का गुज़िश्ता रोज इफ्तिताह किया गया और ये प्लांट 660 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल करना शुरू कर देगा। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया कि पहले मरहले में इस्लाम कोर्ट के रिहायशियों के बिजली के बिल सिंध हुकूमत अदा करेगी, जबकि दूसरे मरहले में पूरे इस्लाम कोर्ट के रिहायशियों के बिजली के बिल जो हैं वो हुकूमत सिंध अदा करेगी, पहले थर के और बाद में इस्लाम कोर्ट के। तो अब सवाल ये है कि क्या बिलावल का इस्लाम कोर्ट में मुफ्त बिजली फ्राहम करने का ऐलान गैर जिम्मेदाराना था, हाँ या नहीं? मुशर्रफ ज़ैदी साहब। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी जेब से तो ये बिल अदा करना नहीं है, ये बिल तो अदा करेगी वो सिंध की टैक्स पेइंग अवाम जो ज़्यादातर सिर्फ कराची और हैदराबाद में रहती है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वोटर जो है वो ना कराची में रहता है ना हैदराबाद में, तो ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार नहीं थे। ये तो बेस्ट किस्म की सियासत है कि सारे का सारा इस्लाम कोर्ट का वोट भी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को मिल जाए और एक पाई का हिसाब उनका वोटर या जो टैक्स पेयर है वो उनसे ना ले सके, क्योंकि उनका वोटर वहाँ मौजूद ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये ब्रिलियंट पॉलिटिक्स है, और अगर यही वाली पॉलिटिक्स बिलावल भुट्टो जरदारी लेके आ रहे हैं तो फिर तो वो बिल्कुल उसी नक्श कदम पे चल रहे हैं जिस नक्श कदम को जो है तश्कील किया गया आज से 40-50 साल पहले, और जिस पे तकरीबन हर पार्टी बाशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चल रही है। तो ये वफाकी लीडर का हम समझे ऐलान था या सूबाई लीडर का ऐलान था? ये ऐसे लीडर का ऐलान था जो अपनी वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें वफाकी या सूबाई का मैं समझता हूँ ये तफरीक खास तौर पे सिंध के लिहाज से हमें नहीं करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल वही नैरेटिव जो है उसको फीड करेगा जो शायद कुछ दिनों में हमें सुनने को मिले। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब पाकिस्तानी है। ये इशू पाकिस्तानियत का या सुबाइयत का नहीं था, ये तो सिर्फ एक पेट्रनेज पॉलिटिक्स है जो इधर काफी अरसे से। ठीक है मुशर्रफ साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हुमा बकाई साहिबा, आपकी मुस्कुराहट का जवाब मेरे साथ है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि हम तो ये भुगत के थक गए ना। ये जो रेवड़ियाँ बांटते हैं सियासतदान मेरे और आपके कंधों पर, तो उसके बाद सिर्फ इदारे भी तबाह होते हैं, मुल्क भी तबाह होता है। तो हम PIA को रो रहे हैं, हम स्टील मिल को रो रहे हैं, जिन कराची में जो इस वक्त कचरे की और हर इदारे में भर्तियां हो गई, नौकरियां दे दी। अब वाडा साहब भी नौकरियों की बात कर रहे हैं। देखिए, जिम्मेदार लीडर वो होता है या जिम्मेदार सियासतदान वो होता है जो रियासत को और अपने लोगों को सस्टेनेबल हल दे। आपको लगता है ये सस्टेनेबल हल है? ये सस्टेनेबल हल नहीं है, ये सस्ती शोहरत के लिए गलत और गंदी सियासत है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हुमा साहिबा, आमिर आपके कंधों पर है। जी जी ठीक है, आमिर जी साहब। हमारे मुल्क में वो कहते हैं ना कि कहने को तो जमहूरियत है, लेकिन हमारे रहनुमाओं के जो रवैये हैं वो गैर जमहूरी हैं। शहजादे साहब उठे, उनको एक ख्याल आया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब यहाँ पर जो है मुफ्त चीज़ जो है वो बांटी जाएगी। इस्लाम कोर्ट है, शुरुआत इस्लाम कोर्ट की उन्होंने बात की और बात वो पूरे थरपारकर की कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो आप कहीं सब्सिडी देते हैं, ज़र अनाज देते हैं, किसी तरह से लोगों को मदद करते हैं, तो आप टारगेट करते हैं जो सबसे गरीब लोग हैं। अच्छा, इसमें मिट्टी में भी, इस्लाम कोर्ट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो जिनकी जायदाद है जो पॉवर्टी के किसी तरह भी डिस्क्रिप्शन पे नहीं उतरते। तो एक सवाल ये निशान है। फिर एक ये भी सवाल है कि
حتیٰ کہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ جو غریب لوگ ہیں انہیں بھی بجائے اس کے کہ آپ امپاور کریں، ان کو آپ روزگار فراہم کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کو مطلب ہے پاورٹی سے نکال کر آپ کارآمد شہری بنائیں، ان کو مفت خوری کی آپ عادت ڈال دیں۔ اگر میں ایڈ کروں جی میں ایک بات، یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا خیرات زکوٰۃ بانٹنے کا، حصول ووٹ کے لیے ہم لوگوں کو امپاور نہیں کرتے، ہم فش کرنا نہیں سکھاتے، ہم مچھلی بانٹنے پہ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے۔ اگر وہ یہ اناؤنس کرتے نا کہ وہاں پر لوگوں کو کوئی سکل دی جائے گی، وہاں کے بچوں کو تعلیم دی جائے گی، تو میں بالکل ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ جی عامر صاحب میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو ہما نے بھی کہا کہ مچھلی پکڑنا ہم نہیں سکھا رہے بلکہ ہم انہیں مفت خوری کی، اور اسی طرح کے اعتراض جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ پہ بھی ہوتا ہے کہ بجائے لوگوں کو آپ امپاور کرنے کے آپ انہیں مفت خوری کی عادت ڈال رہے ہیں۔ تو میں اپنا مطلب تو یہ اتنی سی بات ہے۔ پھر ایک اور سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ پیسے دے گی، بھائی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کہ الیکٹرک کے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیوز کلیئر نہیں کرتی، وہ کراچی کی بلدیہ کے جو ہے اس کو رقم فراہم نہیں کرتی۔ کل ایک اس میں سپریم کورٹ میں اس چیز پر بات ہوئی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے کہیں پر وہ اس طرح سے خرچ کر رہی ہے، کہیں پر جو جائز خرچے ہیں وہ نہیں کر رہی۔ میں بڑا بھاری بل پے کر کے آئی ہوں آنے سے پہلے، یہاں پہ لاسٹ منٹ میرے پاس ہے، مجھے آگے بھی پہنچنا ہے۔ جنرل صاحب جی میں سمجھتا ہوں دیکھیے یہ منفی سیاست ہے، اس کی وجہ یہ ہے دیکھو ایک طرف تو ریلیف لوگوں کو ملا، کیا کل کے پی کے لوگ ڈیمانڈ کریں گے کہ تربیلا ہمارے علاقے میں ہے لہٰذا تربیلا کے نزدیک جو ولیجز ہیں ان کو بجلی مفت دے دیں، منگلہ ڈیم کے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں یا میرپور کے لوگ ہیں ان کو پھر مفت بجلی دے دیں کیونکہ منگلہ ڈیم ان کے علاقے میں واقع ہے؟ تو اس طرح کرنے سے ایک منفی رجحان ہے، اور یہ جیسے میرے کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں یہ افیون پہ لگانے والی بات ہے اس قوم کو کہ انہیں مفت خورا بنا دو اور ایک ایسی منفی سیاست کا آغاز کر دو جس پہ نہ تو تنقید کی جا سکے کیونکہ یہ ہم نے لوگوں کو ریلیف دی ہے لیکن کیا اپنی جیب سے دی ہے؟ تو اس کا جیسے ابھی مشرف صاحب نے کہا، زیدی نے کہا کہ یہ انہوں نے اپنی جیب سے نہیں دیا، نیشنل ایکسچیکر سے ہی دی ہے، لیکن اس طرح کے جو پینی پاکٹس ہیں ان کو آپ کریٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، مجھے منفی سیاست کو میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بیرسٹر صاحب انتہائی مختصر سے آنسر چاہیے مجھے۔ دیکھیں میں زریاب آئی بی ویری ڈیلائٹڈ کہ یہ اس قسم کی سویپنگ سٹیٹمنٹس تو دیتے رہتے ہیں۔ اگر نیشنل گریڈ میں یہ جون میں 609 میگا واٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد کسی کو دے بھی دیتے ہیں تو مجھے I have no problem، لیکن I have serious doubts کہ یہ جون تک یہ اتنی بجلی نیشنل گریڈ کو ٹرانسفر کریں گے یا نہیں کریں گے۔ میرا یہ ایشو ہے، اس کے بعد گاؤں کے کسی لوگ کو دے دیتے ہیں، I have no issue with that۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے 4 اینالسٹ اس بات پر اتفاق رائے کر رہے ہیں۔ آپ ذرا چیک کر لیں، ریکارڈنگ پھر سے سن لیں، مجھے نہیں پتا یہ اس کراس کو اسکرین شاٹ لے کے اس کے بعد جو ہے مجھے بہت ساری دعائیں بھی جو ہے اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ بلاول کا جو یہ بیان تھا وہ واقعی غیر ذمہ دارانہ تھا اور سستی شہرت اور سستی سیاست کا حامل تھا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔